Hello student, once again I am Mandip Patidar, Faculty of Confidence, Group of Institution, Pharmacy College, Indore. Today our topic is trade and its classification. हम जनरल टर्म में पूरा चैप्टर पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है ट्रेड और इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, ट्रेड के बारे में क्वेश्चन आता है। तो हम आज क्लियर करेंगे कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? द टर्म ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। ट्रेड एक ऐसी चीज है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, बाइंग या सेलिंग करती है गुड्स की, यानी खरीदना बेचना, कंट्री में, हमारी कंट्री में या आउटसाइड द कंट्री। वो कहीं भी खरीद बेच सकता है चीज़ें या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। दो तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज करा है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में यदि बात करेंगे तो एक्सटर्नल ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, जो पिछले वीडियो में बात की है कि ट्रेड इंटरनल और इंटरनेशनल है, इसी को एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल में होलसेल और रिटेल, इंटरनेशनल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ये तीन तरह से होता है। क्या होता है ये बात करते हैं। अब इंटरनल ट्रेड की बात क्या होगी? इंटरनल ट्रेड मतलब समझ में आ गया, इंटरनल होगा। कैसे? इसको ऑल्सो कॉल्ड हम होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। इसको या तो होम ट्रेड कहेंगे, इंटरनल ट्रेड करेंगे या डोमेस्टिक ट्रेड करेंगे। इसमें क्या होता है, जो गुड्स की सेलिंग या बाइंग हम करते हैं या जो सर्विस प्रोवाइड हम कर रहे हैं वो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर करते हैं। मतलब जो भी होगा, मैं इंदौर से भोपाल भेज सकता हूँ, भोपाल से ग्वालियर भेज सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। कश्मीर से मैं कुछ खरीद सकता हूँ, कन्याकुमारी से मैं कुछ खरीद सकता हूँ इंटरनल ट्रेड में। लेकिन मैं चाहूँ तो श्रीलंका से कुछ नहीं खरीद सकता। मतलब हमारी देश में जितनी भी स्टेट है या जितनी भी सिटीज़ है उसके बीच में यदि हमने बाइंग सेलिंग की या सर्विस प्रोवाइड की जो हमारी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री में आती है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। अब पेमेंट जो होगा इसमें नेशनल करेंसी में होगा, क्योंकि हमने इंडिया से बाहर तो गए नहीं, या कोई भी फॉरेन कंट्री भी है तो वो पर्टिकुलर कंट्री में ही करेगी अपने काम। तो मतलब हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, तो जो हमारा पेमेंट होगा वो कैसे होगा? इंडियन करेंसी में या नेशनल करेंसी में बोलेंगे। मेथड क्या हो सकती है पेमेंट की? या तो डायरेक्ट हो सकता है कैश, या थ्रू बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि यदि मैंने यहाँ से कुछ माल एक्सपोर्ट करा, कहाँ करा, एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ से मैंने माल कुछ भेजा, कहाँ भेजा? बॉम्बे। अब बॉम्बे से वो कैश देने तो नहीं आएगा ना मुझे, तो बैंकिंग के थ्रू हम इसको करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करेंगे। कैसे करेंगे? यदि कोई प्रोडक्शन भोपाल या इंदौर में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है तो वहाँ से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की डिपो की बस या उनके जो कार्गो वाहन वो चलते हैं वो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा रेलवे सबसे बेस्ट है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज। अब इंटरनल ट्रेड में भी हम डिवाइड करेंगे दो तरह से, होलसेल और रिटेल। होलसेल हमने सुना है एक स्टॉकिस्ट होता है जिसके पास मीडिएटर का काम करता है कंपनी और रिटेलर के बीच में। और रिटेल ट्रेड, होलसेल में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसकी बाइंग कैपेसिटी, उसकी स्टॉक होल्डिंग कैपेसिटी पे निर्भर करता है, या उसका जो चेन है। सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि सुपर स्टॉकिस्ट होता है, वो होलसेलर और कंपनी के बीच में काम करता है। कोई स्टॉकिस्ट है आपके पास, उसके बाद होलसेलर, डीलर और सब स्टॉकिस्ट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि यहाँ से माल लिया, यहाँ से उठाया और आगे भेजा। तो इस तरह से होलसेल में भी उनकी एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग उसके कैटेगराइज किया है। इंटरनल ट्रेड, होलसेल रिटेल ट्रेड हो गया। अब होलसेल ट्रेड, सेल ऑफ लार्ज अमाउंट।
होलसेल में जब भी बात करेंगे तो ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स को सेल करता है। किसको बेचता है, रिटेलर्स को। लार्ज अमाउंट में सेल करेगा कौन, होलसेलर। किसको, रिटेलर को। ये किसके बीच में लिंक का काम करता है, मैन्युफैक्चरर और, या उसको ही बोलेंगे हम प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड आता है कभी कभी एग्जाम में। असेंबल करता है सब चीज़ों को। स्टोरेज करता है, अपने वेयर हाउस में रखता है ना ज़्यादा क्वांटिटी में माल। ट्रांसपोर्टेशन, अपने यहाँ से माल रिटेल पे भेजता है। फाइनेंसिंग करता है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है भाई, रिस्क उसको इतना माल रखेगा तो रिस्क है। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग भी करता है। फार्मा इंडस्ट्री में नहीं होता, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियों में ये ग्रेडिंग, एफएमसीजी में जनरली जो पेक्ड आइटम नहीं रहता उसमें बहुत सारी ग्रेडिंग और पैकेजिंग सिस्टम भी होता है। और मार्केट की इंफॉर्मेशन किसको देता है, प्रोड्यूसर को। रिटेल ट्रेड क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स का बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज करते हैं। ट्रेड का मतलब ये बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज या सर्विस प्रोवाइड करना। तो किसने, स्मॉल अमाउंट में होगा। डायरेक्ट किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को। किसके बीच में लिंक और है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करता है कौन, रिटेलर। इन फार्मास्यूटिकल रिटेल ट्रेड, केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड फार्मासिस्ट प्ले रोल ऑफ रिटेलर। मतलब हम जो फार्मा रिटेल की बात करते हैं तो उसमें या तो केमिस्ट, ड्रगिस्ट जो पहले होते थे, और फार्मासिस्ट, ये रिटेलर का, हम ही रिटेल खोलेंगे ना, या हम ही रिटेलर का काम करेंगे ना। तो फंक्शन ऑफ रिटेल ट्रेड क्या हो गया, बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज। खरीदते हैं, बेचते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, रिस्क भी हम लोग बियर करते हैं भाई, एक्सपायरी होती है कि नहीं होती है। पैकिंग सम टाइम, ये जनरली यहाँ पर पैकिंग की जो बात हो रही है, ये पैकिंग हो रही है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की। और क्योंकि आजकल तो जो एलोपैथी है वो तो पूरा स्ट्रिप और ब्लिस्टर पैकिंग में आता है, यहाँ पर पैकिंग नहीं। पहले क्या एक्चुअल में क्या था, पहले डोज डिवाइड होते थे, लार्ज अमाउंट में आता था तो उसको आपको सब डिवाइड करके देना था। फार्मासिस्ट जहाँ डिस्पेंसिंग का काम करता है वहाँ पैकिंग की बात है। क्रेडिट होती है, सप्लाई इंफॉर्मेशन करता है, और एडवर्टाइजिंग करेंगे। कोई आपने देखा होगा कितनी भी रिटेल केमिस्ट के यहाँ जब जाते हो तो कुछ एड्स लगे रहते हैं, कुछ बैनर्स लगे रहते हैं, या कुछ अदर एक्टिविटीज होती रहती है। तो एडवर्टाइजिंग करता है किसका, कंपनी का। डिफरेंस क्या है दोनों में, पूछा जाता है होलसेलर और रिटेलर में। होलसेलर किसके बीच में लिंक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। ये किसके बीच में है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। होलसेलर जितना भी ट्रांजैक्शन करता है वो बल्क में करता है। रिटेलर क्या कर, वेराइटी ऑफ गुड्स और एडवर्टाइजिंग करेगा। यहाँ पर समझने वाली बात है, ट्रांजैक्शन ऑफ बल्क, कोई स्टॉकिस्ट है वो किसी एक या दो या तीन या चार, मैक्सिमम 10 कंपनी का स्टॉकिस्ट है। 10 कंपनी का स्टॉकिस्ट है तो वो 10 कंपनियों के प्रोडक्ट रखेगा। लेकिन रिटेल पे तो जितनी डिमांड आएगी उससे उसको उसकी रेंज, जिसको हम बोलते हैं रेंज मेंटेन करना, तो रेंज मेंटेन करेगा। और जब रेंज मेंटेन करेगा तो वेराइटी उसके पास ज़्यादा हो जाएगी गुड्स की, और उसी का एडवर्टाइजिंग भी करता है जो कंपनी की पॉलिसी रहती है। ठीक है। अब होलसेलर क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स पे काम करता है और डिस्प्ले किसी चीज का नहीं करता। कभी कभी आजकल जो रिटेल में आप बात करेंगे तो आजकल अभी होलसेल में देखना पड़ेगा आपको कि कुछ डिस्प्लेज होते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी कुछ समय पे सीजनल जो ब्रांड रहते हैं उन पे एडिशनल स्कीम देती है। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन रिटेलर करता है। होलसेलर बल्क में चूंकि माल उठाता है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हुई, ज़्यादा। ये क्या करता है, रिटेलर को एज कंपेयर टू होलसेलर रिक्वायरमेंट कम होती है कैपिटल की। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड।
जो एक या जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में ट्रेड होगा, मतलब खरीदना, बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या होगा, गुड्स या सर्विस आपने प्रोवाइड करी, किसके बीच में, किसमें बीच में एक्सचेंज हुआ है, सिटीजन्स ऑफ टू नेशन, दो देशों के लोगों के बीच में हुआ है। When the citizens of one nation exchange goods and service with the citizens of another nation is called foreign trade. India's trade with USA, France with Pakistan, मतलब या तो हमने कुछ भी चीज़ खरीदी बेची किसके साथ, यूएसए के साथ, फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ, या फ्रांस ने चाइना के साथ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी देश ने किसी के साथ कर सकता है। ये तीन तरह का होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब सुनते ही आए हम, किसी से हमने बुलाया माल, इसका मतलब ये है, मतलब समझने की बात करो। इट रिफर्स टू परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री इम्पोर्ट गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय देम आइदर बिकॉज ऑफ फिजिकल difficulties or even those goods which are not produced in sufficient quantity so as to meet their requirement। इसमें क्या होता है, हमने यदि किसी कंपनी से, कोई भी एक व्यक्ति है जो दूसरे देश से गुड्स बुला रहा है, अब जब ये केवल फार्मा कंपनी के लिए नहीं है, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, हमने बाहर से बुलाया तो हमने इसको इंपोर्ट किया। क्या हो सकता है, दो रीज़न ये हो सकते हैं, या तो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन या कुछ ऐसी कंडीशन है कि हम वो चीज़ बना नहीं पा रहे तो हमने बाहर से बुलाया, या हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है। अभी जो बात करेंगे, अभी सबसे ज़्यादा डिमांड की बात किसकी है, आपकी कोरोना किट की। चाइना घटिया किट दे रहा है लेकिन लोग बुला रहे हैं ना, फिर कैंसिल कर रहे हैं, तो अभी डिमांड क्या है, यूएसए ने भी उसको ऑर्डर दिया है, कोई कोरिया को दे रहा है, कोई कहाँ दे रहा है, तो डिमांड है इसलिए इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट, अभी चाइना सबको एक्सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स द गुड्स प्रोड्यूस इन वन कंट्री आर शिप्ड टू अनदर कंट्री फॉर फर्दर सेल्स ऑफ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब यदि किसी ने कंपनी से दूसरे ने बेचा या हमने किसी दूसरे को बेचा तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट ट्रेड। हमने एक्सपोर्ट क्या किया, अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अमेरिका ने हमसे मांगा था और बाकी देशों ने भी मांगा था तो हमने दिया ना, तो हमने एक्सपोर्ट किया। अब इंटरपोर्ट क्या है, when the trade purchase good from one country and sell the same good to another country। हमने किसी कंपनी से खरीदा, यानी कि हमसे किसी ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सपोज करो अमेरिका ने खरीदा और उसने फ्रांस को बेच दिया या उसने श्रीलंका को बेच दिया, तो ये क्या हुआ, इंटरपोर्ट ट्रेड। इसको और क्या बोल सकते, री एक्सपोर्ट ट्रेड भी इसको बोल सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है या फार्मा कंपनी को ध्यान रखना है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरी देशों में प्रोडक्ट बेचती है, इसमें क्या रखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस ऐसे जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मुलेशन और मेंटेन, जो फॉर्मुलेशन का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इंटरनेशनल, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जिसने चाइना ने नहीं करा तो हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग आर आल्सो मेंटेन, पैकेजिंग भी भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होना चाहिए। जो एक्सपोर्ट आइटम है वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो एफडीए होता है उसके कंसेंट के में होना चाहिए, उससे पास होना चाहिए। क्लिनिकल जो डाटा है वो बराबर प्रोवाइड आपको सामने करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट वहाँ जा सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कमी होने के कारण आपने सुना होगा कि रेनबैक्सी का यूएस मार्केट ख़त्म हो चुका था, उसको वहाँ पर स्टैंडर्ड उन लोगों ने चेक किया तो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बेचने के लिए मना कर दिया, ऐसा शायद मैंने सुना है। फिर वो अभी उसको किसने अपना सन फार्मा ने ओवरटेक कर लिया है। अब एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड का क्या है, मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये है कि हमको सिंथेटिकली चीज़ें नहीं बनाना पड़ेगी, जहाँ पर जिस कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा मिलती है, बहुतायत में है यानी कि वहाँ से हम वो एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वहाँ बनाना इजी हो गया। तो नेचुरल सोर्स हमने हुआ ना, जैसे अभी हम सब लोग आपने सुना होगा सेंधा नमक बहुत लोग खाते हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा
होता है वहां पर। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये क्या होता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है प्रोडक्ट की जो कि हायर कॉस्ट के कारण हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा फॉरेन में है तो हमने वहां से इंपोर्ट कर लिया। स्पेशलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। स्पेशलाइजेशन लीड टू लोअरिंग ऑफ कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। स्पेशलाइजेशन जब होगा तो क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। द कंट्रीज देयर फॉर बेनिफिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, economics of large scale. The expansion of foreign trade leads to production of goods on large scale. प्रोडक्शन जो होगा लार्ज स्केल पे होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है ना, एक्सपोर्ट हो रहा तो आप ज़्यादा बनाओगे। हमारे यहाँ तो डिमांड है ही, सब बाहर भी है। द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल आर दस अवेल टू बाय द ट्रेडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्टेबिलिटी इन प्राइस, क्या हो गया, कभी कभी जब कोई गुड्स हमने बनाया, अब हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाया, अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब बना रहे हैं तो हम वर्ल्ड वाइड सभी देशों को एक ही रेट में देंगे ना, तो क्या हुआ, प्राइस की स्टेबिलिटी होगी। एडवांस इक्विपमेंट, द डेवलपिंग कंट्रीज कैन इंपोर्ट लेटेस्ट मशीनरी एंड नो हाउ फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। मतलब जो हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री से हम क्या होते हैं कि एडवांस मशीन्स बुला सकते हैं। दे कैन दे स्पीडली ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी। मतलब से क्या हो सकता है कि ये जो गरीबी का दुष्चक्र जो चला आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बेनिफिट कैसे होगा, द कंज्यूमर आर एबल टू गेट दोज गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस इन देयर ओन कंट्री। आपकी कंट्री में कुछ नहीं बन रहा, आप देख रहे हो कि यार यूएस वाले तो इतना अच्छी चीज़ें बना के खाते हैं, इतना ये मेडिसिन वहाँ मिल जाती है, हमारे यहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड होने के कारण हम उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो कंज्यूमर का बेनिफिट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, different country may dispose of those goods which they have in surplus and obtain goods which they are short in supply। इसमें क्या हो गया कि जिसके पास सरप्लस माल है वो डिस्पोज कर सकता है, किसी और कंपनी को दे देगा, और जिसके और यदि कम है, जो प्रोडक्शन जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा कम है, उनके यहाँ डिमांड है तो वो बाहर से बुला लेगा। द ट्रेड्स बिटवीन द कंट्रीज लीड टू डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप उसको कर सकते हो। अब एबिलिटी टू फेस नेचुरल कैलामिटीज, इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प अ कंट्री टू फेस नेचुरल इंसिडेंट्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लूड्स, भूकंप आ गया और इस तरह से जो चीज़ें हैं, तूफान, भूकंप, जिसके कारण से सुनामी हमारे यहाँ आ गई, इससे क्या हुआ, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, ख़त्म हो गई। तो आपके पास यदि ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, बाहर चीज़ें बुला लोगे। डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोलीज, अरे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मोनोपोली होती है, वो एक प्रोडक्ट वही बनाती है, तो फिर उन्होंने उस रेट उस हिसाब से कर लिया। अब इसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉरेन से प्रोडक्ट हम बुला लेंगे जो सेम रेट में रहेगा, या इस कारण से क्या होगा कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको रेट कम करना पड़ेगा ना, जब बाहर से कोई कम में दे रहा है तो क्या हो गया, मोनोपोलिस को ये खत्म करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा। फॉरेन ट्रेड ब्रिंग्स द पीपल टू डिफरेंट कंट्रीज क्लोज ईच अदर क्लोज आएंगे ना, जिससे व्यापार करेंगे उससे तो व्यवहार हम ठीक ही रखेंगे ना, हम रखते हैं ना व्यापार। बोलता हमारा इतना समझौता हुआ व्यापार का, चाइना से इतना, यूएस से इतना, अमेरिका से भी हमारा बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। इट कैन ब्रिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनी अमंग द वेरियस नेशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है काफ़ी सारे नेशनों में। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब मुद्दे की बात समझना, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे है। एज द फॉरेन ट्रेड एक्सपांड इट क्रिएट्स जॉब एंड प्रोवाइड्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल बोथ इन एंड आउटसाइड द कंट्री। कैसे,
आपका फॉरेन ट्रेड आपने एक्सपांड किया, या तो इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया। यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो आपको लेबर ज़्यादा लगेगी, एम्प्लॉयमेंट आपको एक इंडस्ट्री से आपने 2 इंडस्ट्री चालू कर दी, या आप एक टाइम या 2 टाइम साइकिल चलाते थे तो आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 3 टाइम आपको करना पड़ रहा है। तो आपने पेशे जो अपना एम्प्लॉई है उनको एक ही व्यक्ति से तो 24 घंटे काम नहीं करा सकते हो। यदि 3 साइकिल में चल रहा है आपका प्रोडक्शन, तो आपको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई? जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां होना ही है। मतलब इसको आप या मैं नकार नहीं सकता कि कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज नहीं होंगे, होंगे। थ्रेट टू इन्फेंट इंडस्ट्री, इन्फेंट इंडस्ट्री जो है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? हमारे यहाँ जो छोटी कंपनी है, अभी ग्रोइंग कंपनी है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। कुछ चीज़ बनाने की सोचेगी, वो सब चीज़ें लाएंगे, लेकिन बाहर की जो स्टेबल कंपनी है वही उससे सस्ता दे देगी या उससे जल्दी स्पीड से वो चीज़ दे देगी। तो आप क्या करोगे? उसी से लोगे ना, जो समय पे माल दे रहा है उसी से लोगे। तो जो हमारे यहाँ की छोटी कंपनियां हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा? द अंडर डेवलप्ड कंट्री डिपेंड अपॉन द डेवलप्ड कंट्री फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। हम मशीनरी के जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंडेंट रहती है मशीन के इम्पोर्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो डेवलप्ड नेशन है वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। हमने यदि किसी से, अरे अभी हमने अपाचे खरीदे ना, तो इस तरह से यदि हमने कोई प्लेन खरीदा या कुछ खरीदा, तो अब हम नहीं बना पाए, अब जब हम नहीं बना पाए तो किसी से लिया तो वो चार्ज उस चीज़ का लेगा हमसे। फिर इंडेंजर्स इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड एनकरेज स्लेवरी, मतलब गुलामी को ये इनकरेज करता है। कैसे? इट इम्पेयर्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द पुअर नेशन। होल्ड कर लेगा ना, जब होल्ड कर लेगा तो पुअर नेशन की इकोनॉमी को बिल्कुल टोटल होल्ड कर लेता है। मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कैसे? एक लिमिट रहती है किसी भी चीज़ की। हमारे यहाँ एक्सेसिव रिसोर्स यदि आप किसी चीज़ का करोगे, जैसे हमारे यहाँ आयरन है या कोल है, अब हमको ऑर्डर मिल गया दूसरी कंट्री से, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको एग्जॉस्ट करे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और क्या हो गया? फॉरेन कंट्री को दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है इसको लॉन्ग टर्म में सफ़र करेगी। इम्पोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स का भी इंपोर्ट कर लिया था। इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स एडवर्सली इफेक्ट हेल्थ, वेलबींग एंड इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमने बुला लिए जो हार्मफुल है, तो वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वार्स की यदि बात करेंगे हम, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स रिवॉल्ट्री, विरोध स्टार्ट कर देता है। किस में? यदि 2 कंपनियों में कंपटीशन है, अभी लेटेस्ट ये है, अभी मुझे इसका पता नहीं है ठीक से, लेकिन ऐसा न्यूज़ में भी आता है। और आप देखो कि अभी जो सबसे बड़ी कंडीशन इंडिया में या वर्ल्ड में आई है वो केवल 2 देशों की लड़ाई के चक्कर में आई है, चाइना और अमेरिका। चाइना चाहता है कि मैं अमेरिका से आगे निकलूँ, अमेरिका चाहता है कि चाइना पीछे रहे। तो आखिरी में क्या हुआ? अभी जो स्थिति है, अमेरिका पूरा ब्लेम किस पे लगा रहा है? चाइना पे, कि उसी के कारण ये कोरोना वाली स्टेज आई है। तो ऐसी यदि हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इसी तरह फॉरेन ट्रेड में जो 2 कॉम्पिटिंग नेशन है जो बराबरी से चलने वाले हैं, वो एक दूसरे को बीट करने के कारण करने की कोशिश में विरोध करने लगते हैं। इससे क्या होगा? इट लीड्स टू इल विल, हर्टेड एंड इवेंचुअली टू वॉर्स अमंग देम। तो वो इससे क्या होता है? लोगों में दुर्भावना और घृणा उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी हो जाती है, जिससे क्या होता है? वर्ल्ड पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वर्ल्ड पीस डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा जो पीस है, एकदम शांति है, वो सब खत्म हो जाती है। ट्रेड एंड टेरिफ एग्रीमेंट्स क्या है? द डेवलपमेंट कंट्रीज मोटिवेट द डेवलपिंग नेशन टू गिव टेरिफ
कंसेशन एंड रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड अडॉप्ट फ्री ट्रेड। जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करता है, डेवलपिंग कंट्री पे दबाव बनाता है कि भाई आप हमको है ना क्या करना दोगे, रिस्ट्रिक्शन जितने भी आपके इंपोर्ट और एडॉप्ट के और फ्री करने दो, हमको ये चीज़ें फ्री दो, हम तो तब आपको माल देंगे। भाई डेवलपिंग कंट्री है, उसको ज़रूरत है तो मांगेगा, तो बोले ठीक है। लेकिन इफ़ द डेवलपिंग कंट्रीज आर लस्ड एंड एग्री टू ज्वाइन, यदि डेवलपिंग कंट्री लालच में आ जाती है और इस चीज़ के इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेती है, तो क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट है ये उसको आज नहीं आगे जाके तकलीफ देता है। कैसे देता है, क्योंकि आज आपने कंसेक्शन बहुत सारा उसको दे दिया, उसके हिसाब से आप हो गए, तो इस सब के कारण क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट उसको हो जाएगा, आपको लॉस ही होगा। तो यह एक प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से डिसएडवांटेज है। लेकिन जैसा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी जगह है, प्रॉपर पॉलिसी का ध्यान रख के यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे तो सबसे बेहतर है। तो इस तरह से यदि ट्रेड और इसका क्लासिफिकेशन और ट्रेड के फंक्शन आपसे कोई पूछे तो इस तरह से आपको लिखना है। थैंक यू।